हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो लास्ट लेक्चर में हमने 3D के देखा था। पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट 3 डायमेंशन में हम किस तरीके से निकालते हैं। हमने ये भी देखा डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो, डिस्टेंस फार्मूला, देन सेक्शन फार्मूला। तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी और मैंने बोला था कि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्लेन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। मैंने ये भी बात बताई थी कि जब 2D में हम लोग लाइन के बारे में पढ़ते हैं और 3D में प्लेन के बारे में पढ़ते हैं तो काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ होती हैं लाइन और प्लेन में। लाइन इन 2D एंड प्लेन इन 3D में। ठीक है, ये सिमिलैरिटीज़ क्यों होती हैं? अगर आप ध्यान से देखो तो जब हम 2D ज्योमेट्री पढ़ते हैं, सपोज फॉर एग्जांपल हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर कोई एक लाइन हम ड्रॉ करें, ठीक है, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में अगर हम कोई लाइन ड्रॉ करें, ठीक है, इस तरीके से, तो अगर हम इसमें एक और डायमेंशन ऐड कर देते हैं, अगर z डायमेंशन भी हमने इसमें ऐड कर दिया, यानी z डायमेंशन या तो वो इस तरफ प्लेन में बाहर निकल रहा होगा और प्लेन के अंदर जा रहा होगा। ठीक है, तो इसमें देखिएगा तो ये लाइन इस तरफ पूरी तरीके से फैला हुआ है, आगे तक जाएगा, ये है ना। ये लाइन इस तरफ भी पूरे आगे तक जाएगा और एक और डायमेंशन अगर हम इसमें ऐड कर देते हैं तो ये आप देखिएगा तो ये इस तरीके से एक शीट की तरह निकल जाएगा, है ना। और ये शीट और कुछ नहीं बल्कि एक प्लेन की तरह ही दिखेगा। एंड इसीलिए हम देखेंगे कि काफ़ी सारी सिमिलैरिटीज़ जो हम लोग 2D में लाइन में देखते थे, वो सिमिलैरिटीज़ हम लोग 3D में प्लेन में भी देखेंगे, क्योंकि एडिंग द थर्ड डायमेंशन इन 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 अ स्ट्रेट लाइन आपको बेसिकली एक प्लेन का स्ट्रक्चर ही देगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले तो हम ये बात पढ़ेंगे कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ इक्वेशंस ऑफ अ प्लेन। जैसे स्ट्रेट लाइन में हम लोग डिफरेंट फॉर्म्स पढ़ते थे, तो उसी तरीके से प्लेन में भी हम लोग पढ़ेंगे कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ इक्वेशंस ऑफ प्लेन हम किस तरीके से लिख सकते हैं। लेकिन इसको पढ़ने से पहले हमें पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि प्लेन का इक्वेशन लिखने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होगी। जैसे 2D में लाइन का इक्वेशन लिखने के लिए हमें उस लाइन पे लाई करने वाला एक पॉइंट और उस लाइन का डायरेक्शन यानी स्लोप ये पता होना चाहिए। उसी तरीके से प्लेन का इक्वेशन लिखने के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है, और हर बार हम लोग कोशिश करेंगे यही चीज़ें ढूंढने की, वो होगा कि प्लेन पे लाई करने वाला हमें एक पॉइंट चाहिए होगा। ठीक है, प्लेन पे लाई करने वाला हमें एक पॉइंट चाहिए होगा और प्लेन के नॉर्मल एक वेक्टर चाहिए होगा। ठीक है, तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट है एक इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखने के लिए, बेसिक रिक्वायरमेंट, ये रिक्वायरमेंट है हमें अ पॉइंट ऑन प्लेन, है ना, और दूसरा है अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन। इस वेक्टर को हम इस एक स्पेशल नाम देते हैं, इसको हम लोग नॉर्मल भी कहते हैं। तो अगर ये दोनों चीज़ें आपको मिल जाएंगी तो आपका प्लेन का इक्वेशन लिखना बड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं किस तरीके से। तो सबसे पहला कंडीशन और सबसे पहला केस हम पढ़ते हैं, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट। अगर मान लीजिए कोई फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक है, उससे अगर प्लेन का इक्वेशन अगर हमें लिखना है तो वो किस तरीके से लिखेंगे। तो मान लेते हैं कि इफ आर नॉट is a is position vector of a point on the plane and n be vector normal to the plane। ठीक है, यानी आर नॉट ये हो गया आपका पोजिशन ऑफ अ पॉइंट और द फिक्स्ड पॉइंट ऑन द प्लेन, और ये जो वेक्टर है n, ये बेसिकली नॉर्मल टू द प्लेन है। ठीक है, अब इक्वेशन लिखने का बड़ा सिंपल सा तरीका, हम क्या करेंगे, प्लेन का इक्वेशन लिखना है। इक्वेशन यानी प्लेन पे लाई करने वाले एक वेरिएबल पॉइंट का लोकस लिखना है। तो हम मान लेंगे कि हमारा वेरिएबल पॉइंट है आर। ठीक है, पहले वेक्टर फॉर्म में देखते हैं और फिर इसको कार्टेशियन फॉर्म में भी कन्वर्ट करके देखेंगे। तो ये हमारा वेरिएबल पॉइंट है। ठीक है, दिस इज द वेरिएबल पॉइंट। तो हम क्या करेंगे, जो फिक्स पॉइंट है और वेरिएबल पॉइंट है, इसको ज्वाइन करके हम एक वेक्टर बना सकते हैं प्लेन पे। ठीक है, एक वेक्टर। तो ये जो वेक्टर हमारा बनेगा ए आर वेक्टर, इसको हम आर माइनस आर नॉट लिख सकते हैं। अब हमारे पास ये जो नॉर्मल है,
ठीक है। इसका अगर डॉट प्रोडक्ट हम इस वेक्टर ए आर से लेते हैं तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। बस कॉन्सेप्ट यही है, आपको एक फिक्स पॉइंट ढूंढना है प्लेन पे, एक वेरिएबल पॉइंट लेना है प्लेन पे, फिक्स पॉइंट और वेरिएबल पॉइंट को ज्वाइन करके एक वेक्टर बनाना है, ठीक है। और उस वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट आपको नॉर्मल से करके उसकी वैल्यू 0 कर देनी है, क्योंकि ये नॉर्मल इस प्लेन पे लाई करने वाले हर लाइन या फिर हर वेक्टर के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो इक्वेशन बड़ा सिंपल हो गया, ए आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू 0। ए आर वेक्टर हमारा आर माइनस आर नॉट डॉट एन हो जाएगा और इसकी वैल्यू 0। और इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करके लिखें तो ये कुछ इस तरीके से प्लेन का इक्वेशन दिखेगा। ये तो आपका हो गया वेक्टर फॉर्म। अगर इसी को हमें कार्टेशियन फॉर्म में लिखना हो, ठीक है, कार्टेशियन फॉर्म में, तो आपका फिक्स पॉइंट आर नॉट आप लिख सकते हो एक फिक्स पॉइंट की तरह। सो सपोज इसको हमने लिख लिया एक्स नॉट आई कैप प्लस वाई नॉट जे कैप एंड प्लस जेड नॉट के कैप। वेरिएबल पॉइंट आर हमने लिख लिया एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप एंड प्लस जेड के कैप, ठीक है। नॉर्मल वेक्टर सपोज हम लिख लेते हैं ए आई कैप प्लस बी जे कैप एंड प्लस सी के कैप, ठीक है। तो हमारे पास कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन हो जाएगा आर माइनस आर नॉट, तो x माइनस एक्स नॉट, इसका डॉट हम ले रहे हैं n के साथ, तो a टाइम्स x माइनस एक्स नॉट प्लस बी टाइम्स y माइनस वाई नॉट एंड प्लस सी टाइम्स z माइनस जेड नॉट इज इक्वल टू 0। अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो देखिए एक्स नॉट वाई नॉट जेड नॉट तो हमारे गिवन वैल्यूज़ हैं, सिमिलरली ए बी सी भी हमारी गिवन वैल्यूज़ हैं। तो इस प्लेन का इक्वेशन कुछ इस तरीके से आ जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, है ना, इज इक्वल टू, अब यहाँ से एक कांस्टेंट आ जाएगा क्योंकि ए एक्स नॉट, ये वैल्यू आएगी ए एक्स नॉट प्लस बी वाई नॉट एंड प्लस सी जेड नॉट, एंड दिस इज नथिंग बट अ कांस्टेंट, तो इसको हम के लिख सकते हैं या फिर आप इस कांस्टेंट को डी लिख सकते हैं। तो देयरफॉर आपका जो प्लेन का इक्वेशन होगा वो हमेशा किस फॉर्म में दिखेगा? वो फॉर्म दिखेगा आपका ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी के फॉर्म में, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास तब जब हमारे पास प्लेन पे एक पॉइंट गिवन हो और प्लेन का नॉर्मल वेक्टर गिवन हो, तो प्लेन का इक्वेशन किस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। इसी को हमने फिर कार्टेशियन फॉर्म में भी कन्वर्ट कर लिया, तो ये हमारा कार्टेशियन फॉर्म हो गया इक्वेशन ऑफ प्लेन, ठीक है। एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग द पॉइंट x1 y1 z1, और ये जो वेक्टर है इज अ वेक्टर नॉर्मल टू इट, ठीक है। ए बी सी आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल, ठीक है। यानी कहने का मतलब अगर आपके पास नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो दिया हुआ है ए बी सी, प्लेन पे लाई करने वाला जो पॉइंट है वो अगर दिया हुआ है x1 y1 z1, तो प्लेन का इक्वेशन बड़े सिंपली हम लोग लिख सकते हैं a टाइम्स x माइनस एक्स वन प्लस बी टाइम्स y माइनस वाई वन एंड प्लस सी टाइम्स z माइनस जेड वन इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आइए इस पे कुछ सवाल करते हैं। सवाल है हमारे पास कन्वर्ट द प्लेन इनटू वेक्टर फॉर्म, ठीक है। इसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो ये कार्टेशियन फॉर्म दिया हुआ है, तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल यहाँ से हम निकाल सकते हैं। नॉर्मल ये हो जाएगा एक्स वाई और जेड का कोइफिशिएंट, तो ये हो गया आपका 3,4,1, ठीक है ना। ये आपका डायरेक्शन रेशियो ऑफ द नॉर्मल हो गया। यानी आपका अगर वेक्टर हम निकालें नॉर्मल, यानी नॉर्मल वेक्टर, तो नॉर्मल वेक्टर हम लोग लिख सकते हैं 3i कैप प्लस 4j कैप एंड प्लस के कैप, ठीक है। और इसका हमें क्या करना है, इस प्लेन को हमें वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हमारे पास सिंपली हो जाएगा r डॉट n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट यहाँ पे 9 है, r हमारा हो गया आपका वेरिएबल पॉइंट दैट इज xi प्लस वाई जे प्लस जेड के, है ना, और डॉट आपके पास 3i प्लस 4j एंड प्लस k इज इक्वल टू 9। आप वेक्टर फॉर्म में इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो r डॉट
3i plus 4j plus k is equal to 9. So this will be your answer. अगला एग्जाम्पल देखते हैं. हमें दिया हुआ है कन्वर्ट दिस इनटू कार्टेशियन फॉर्म. बड़ा सिंपल सा है. r को हमें सिर्फ किससे रिप्लेस कर देना है? xi प्लस yj एन प्लस zk से, है ना. डॉट आपके पास है i प्लस j प्लस k इज इक्वल टू 3. तो आपका इक्वेशन बड़ा सिंपली बन जाएगा x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल टू 3. सिंपल. दिस विल बी योर आंसर. अगला सवाल देखते हैं. अगला सवाल है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन थ्रू द पॉइंट दिस एंड पैरेलल टू द प्लेन दिस. अब यहां से हमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि दो पैरेलल प्लेन्स अगर दिए हुए हैं तो उसमें रिलेशन क्या है. तो मैं एक बार ड्रॉ करके आपको दिखाता हूं. सपोज ये हमारे पास एक प्लेन है, ठीक है. सिमिलरली इसी के पैरेलल हम एक दूसरा प्लेन भी ड्रॉ करके देखते हैं. ये दूसरा प्लेन है. तो अगर ये दोनों प्लेन पे में अगर हम एक रिलेशन फाइंड आउट करना चाहें तो ये क्लियरली आपको दिख रहा है कि इस प्लेन का जो नॉर्मल होगा, ठीक है, n1 मान लेते हैं, और इस प्लेन का जो नॉर्मल होगा n2, ठीक है, ये दोनों नॉर्मल पैरेलल होंगे. यानी n1 इज गोइंग टू बी पैरेलल टू n2, है ना. और पैरेलल है तो अच्छा, अगर इस प्लेन को हम मान लें कि ये 3x माइनस 4y प्लस 2z इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है, तो इसका नॉर्मल जो हो जाएगा वो इसका डायरेक्शन रेशियो नॉर्मल का क्या हो जाएगा? 3 माइनस 4 एंड 2. तो यानी नॉर्मल वेक्टर को हम लिख सकते हैं 3i माइनस 4j एन प्लस 2k. ठीक है क्या? तो ये जो n2 होगा, सिंस n1 के पैरेलल है, तो ये लैम्डा टाइम्स ऑफ दिस होगा, है ना. लैम्डा टाइम्स ऑफ दिस. या फिर हम ये भी तो कह सकते हैं कि सिंस दोनों वेक्टर्स दोनों नॉर्मल्स पैरेलल हैं, तो इसका जो डायरेक्शन रेशियो होगा, इस नॉर्मल का जो डायरेक्शन रेशियो होगा, उसी के प्रोपोर्शनल इस नॉर्मल का भी डायरेक्शन रेशियो होगा. यानी दिस 3 माइनस 4 2 इज गोइंग टू बी वन ऑफ द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दिस प्लेन. तो इसके वेक्टर, इसके नॉर्मल वेक्टर को भी हम 3i माइनस 4j प्लस 2k ही लिख सकते हैं. यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास दो पैरेलल प्लेन्स हैं, टू पैरेलल प्लेन्स, है ना, हैव सेम नॉर्मल, सेम और पैरेलल नॉर्मल्स. हम नॉर्मल क्या मान सकते हैं? दोनों का सेम मान सकते हैं. ठीक है क्या? तो यानी हमारा जो सॉल्यूशन निकालना है, जो रिक्वायर्ड प्लेन है, वो इस पॉइंट से पास करता है और उसका नॉर्मल भी हमें पता है. यानी r0 हमें दिया हुआ है इस केस में 2i माइनस 3j एन प्लस के, और नॉर्मल वेक्टर जो है प्लेन का वो हमें दिया हुआ है 3i माइनस 4j एन प्लस 2k. ठीक है क्या? तो ये दोनों पता ही है, तो फिर हम प्लेन का इक्वेशन निकालना बहुत आसानी से जानते हैं. तो प्लेन का इक्वेशन हो जाएगा 3 टाइम्स x माइनस 2 माइनस 4 टाइम्स y प्लस 3 एन प्लस ट्वाइस ऑफ z माइनस 1 इज इक्वल टू 0. ठीक है, यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट दैट वी हैव स्टडीड यहाँ पे, है ना, ये वाले कॉन्सेप्ट को यूज करके. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट सवाल है फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन थ्रू द पॉइंट दिस एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन्स. अब हमारे पास क्या है? ये दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर प्लेन का हमें क्या चाहिए? इक्वेशन चाहिए. तो सबसे पहले तो हमें, अगर कोई प्लेन इस प्लेन के परपेंडिकुलर है तो रिक्वायर्ड प्लेन का नॉर्मल भी इस प्लेन के नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगा, और रिक्वायर्ड प्लेन का नॉर्मल इस प्लेन के नॉर्मल के भी परपेंडिकुलर होगा, है ना. तो अगर एक वेक्टर है वो इसके नॉर्मल के परपेंडिकुलर और इसके नॉर्मल के परपेंडिकुलर है, तो यानी वो वेक्टर जो होगा इन दोनों के नॉर्मल्स के क्रॉस प्रोडक्ट के पैरेलल हो जाएगा, है ना. क्रॉस प्रोडक्ट के पैरेलल हो जाएगा. तो यानी जो हमारा रिक्वायर्ड नॉर्मल वेक्टर है
वो इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट के पैरेलल होगा या फिर इन दोनों वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा। यानी ये हो जाएगा 2i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, है ना, क्रॉस ये आपके पास हो जाएगा आई कैप माइनस जे कैप माइनस के कैप। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालना हमें अच्छी तरीके से आता है, डिटर्मिनेंट फॉर्म में हम लोग निकालते हैं। तो आई जे के, यहाँ से आपका हो गया 2 1 -1 एंड देन 1 -1 -1। ठीक है क्या? तो यानी हमारा नॉर्मल जो हो जाएगा आई का कंपोनेंट हो गया ये -1 माइनस ऑफ -1, तो ये -2 हो गया माइनस जे टाइम्स ये हो जाएगा -2 एंड +1, तो ये हो गया आपका -1, है ना। एंड के का कंपोनेंट हो गया आपके पास -2 -1 दैट इज -3। आप चाहें तो -1 हटा सकते हैं, माइनस कॉम्पोन मतलब सब में से माइनस कॉमन करके हटा सकते हैं, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं -2i प्लस जे -3k। ठीक है, तो देयरफॉर मैं नॉर्मल मान लेता हूँ, एक्स का कंपोनेंट में पॉजिटिव बना लेता हूँ, तो -1 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, क्योंकि हमें डायरेक्शन रेशियो चाहिए और डायरेक्शन रेशियो हमेशा प्रोपोर्शनल होता है, तो किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करने पे डायरेक्शन रेशियो चेंज नहीं होगा। तो हम अपना नॉर्मल मान सकते हैं, उसका डायरेक्शन रेशियो ऑफ नॉर्मल 2, -1, 3। ठीक है, और पॉइंट हमें पता है 1, 0, -2, तो हमारा प्लेन का जो रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगा वो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ x -1 -1 टाइम्स y -0 एंड प्लस थ्राइस ऑफ z +2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन हो गया। आप अगर क्रॉस प्रोडक्ट नहीं भी निकालना चाहते हैं तो भी हम निकाल सकते हैं यूजिंग कि हम रिक्वायर्ड प्लेन का अगर नॉर्मल का डायरेक्शन रेशियो अगर हम मान लें a, b, c, तो सिंस ये डायरेक्शन रेशियो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, ये नॉर्मल इस नॉर्मल के परपेंडिकुलर, इस प्लेन के नॉर्मल के परपेंडिकुलर है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा 0। यानी आपके पास हो गया 2a प्लस b माइनस सी इज इक्वल टू 0। याद करिए पिछली क्लास में हमने ये पढ़ा था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और यहाँ से आपके पास हो जाएगा a माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू 0। आप चाहें तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से a के नीचे इसका b, ए के नीचे जो आएगा वो इसका कोइफिशिएंट इंटू इसका कोइफिशिएंट माइनस इसका कोइफिशिएंट इंटू इसका कोइफिशिएंट। ठीक है, डिटर्मिनेंट बनाया था हमने, याद करिए। तो ये हो जाएगा -1 माइनस ऑफ -1, तो -2 इज इक्वल टू बी अपॉन, अब यहाँ से हम -b अपॉन लिख सकते हैं, या फिर -b जब लिखेंगे तो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम करते हैं 2 -1 और ये हो जाएगा बेसिकली आपके पास वैल्यू -1 इज इक्वल टू सी अपॉन, तो हमारे पास 2 इंटू -1 -2 और ये -3। आप चाहें तो माइनस हटा दें, तो आपके पास a/2 इज इक्वल टू b/-1 इज इक्वल टू c/3 आ जाएगा। तो देयरफॉर आपका डायरेक्शन रेशियो आ गया 2, -1, 3, जो हमने यहाँ से भी निकाला था। ठीक है, तो आप या तो क्रॉस प्रोडक्ट वाला मेथड यूज़ कर लें या फिर ये वाला मेथड यूज़ कर लें। ठीक है, जो भी आपको ज़्यादा कन्वीनियंट लगता है वहाँ से आपका आंसर फाइनली आ जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड दिस एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन दिस। ठीक है, तो आपको चाहिए एक ऐसा प्लेन जो इन दोनों पॉइंट से पास होता हो। तो एक प्लेन बना लेते हैं और यहाँ से हम एक थियोरी भी डेवलप करेंगे कि इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स हम किस तरीके से निकालेंगे। तो हमारे पास एक पॉइंट यहाँ पे सपोज ये है, दूसरा पॉइंट ये है। ठीक है, ये ए गिवन है, ये बी गिवन है। ठीक है, इन दोनों को ज्वाइन करके हम एक वेक्टर बना सकते हैं। ठीक है, इन दोनों को ज्वाइन करके एक वेक्टर बना सकते हैं। और अगर दो प्लेन्स परपेंडिकुलर होते हैं, दो प्लेन्स आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, तो उनके नॉर्मल्स के बीच का क्या रिलेशन होगा उसको भी थोड़ा समझ लेते हैं। तो सपोज एक प्लेन ये है, ठीक है, एक ये प्लेन है, और इसी के परपेंडिकुलर हम दूसरा प्लेन बनाते हैं।
ठीक है, इसी के परपेंडिकुलर हम दूसरा प्लेन बनाते हैं कुछ इस तरीके से। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि ये दोनों प्लेन्स आपस में क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। तो अब ये दोनों प्लेन्स परपेंडिकुलर हैं, तो इस प्लेन का जो नॉर्मल होगा, ध्यान से देखिए, इस प्लेन पे जो नॉर्मल होगा वो इस प्लेन के नॉर्मल के परपेंडिकुलर होगा। यानी अगर प्लेन्स आपस में परपेंडिकुलर हैं तो दोनों के नॉर्मल्स भी आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, यानी कहने का मतलब कि अगर ये प्लेन इस प्लेन के परपेंडिकुलर है तो इसका जो नॉर्मल होगा वो क्या होगा, इस प्लेन के पैरेलल होगा, और इस प्लेन के पैरेलल होगा, और सिंस हम फ्री वेक्टर की बात करते हैं तो इस नॉर्मल को हम इस प्लेन में पूरी तरीके से डाल सकते हैं। यानी कहने का मतलब कि अब आपके पास क्या हो गया, आपके पास दो पॉइंट्स के करस्पॉन्डिंग एक वेक्टर ऑन द प्लेन मिल गया, और एक नॉर्मल जो आपको ऑलरेडी दिया हुआ था, इस केस में ये नॉर्मल क्या हो जाएगा, इस प्लेन का नॉर्मल। तो ये वेक्टर आपके पास हो गया क्या, आई -2j एन प्लस 3k। ठीक है क्या, यहां से a का कोऑर्डिनेट आपको पता है 2, 2, 1, b का कोऑर्डिनेट आपको पता है 1, -2, 3। ठीक है, तो ये जो ए बी वेक्टर बनेगा, ए बी वेक्टर फॉर द टाइमिंग, चलिए वेक्टर फॉर्म में हम बात कर लेते हैं। तो ये r1 वेक्टर मान लेते हैं और ये r2 वेक्टर मान लेते हैं। ठीक है, तो ए बी आपका हो गया r2 -r1। इस प्लेन पे हम कोई एक वेरिएबल पॉइंट मान लेते हैं r, और सिंस प्लेन का इक्वेशन लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, किसी भी वेरिएबल पॉइंट का लोकस ही तो लिखते हैं। तो हमारे पास एक वेरिएबल पॉइंट r आ गया, इसको हम किसी भी एक गिवन पॉइंट से ज्वाइन कर देते हैं। आप चाहें तो a से ज्वाइन कर सकते हैं, आप चाहें तो b से ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमने a से ज्वाइन कर दिया, तो इस पॉइंट को अगर मैं p से रिप्रेजेंट करता हूं तो हमारा pa वेक्टर जो हो जाएगा वो हो जाएगा r -r1। ठीक है क्या, अब हमें नॉर्मल वेक्टर निकालना है। तो नॉर्मल वेक्टर देखिए क्या हो जाएगा, ये जो हमारे पास ये n1 वेक्टर दिया हुआ है और ये ab वेक्टर दिया हुआ है, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट अगर हम लेंगे, n1 वेक्टर और ab वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो हमें इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक वेक्टर मिल जाएगा। तो हमारा प्लेन का रिक्वायर्ड प्लेन का नॉर्मल वेक्टर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका n1 क्रॉस ये आपका r2 -r1। ठीक है, तो हमारा प्लेन का जो इक्वेशन बनेगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या होगा कि हमारा pa वेक्टर जो था डॉट n इज इक्वल टू 0, सिंपल सा। तो pa वेक्टर डॉट n इज इक्वल टू 0, यानी हमारे पास बन गया pa वेक्टर था r -r1। ठीक है क्या, डॉट n वेक्टर था हमारा n1 क्रॉस r2 -r1। ठीक है क्या, इज इक्वल टू 0। और ये तो आपका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को हम लोग बॉक्स से भी रिप्रेजेंट करते हैं, याद करिए। ठीक है, तो ये सिंपल सा आपका एप्लीकेशन हो जाएगा कि ये हो गया r -r1। हम चाहें तो इनके n1 क्रॉस n2 ना लिख के हम r2 -r1 जस्ट फॉर कंसिस्टेंसी, तो इसको मैं लिखता हूँ r2 -r1 क्रॉस n। ठीक है, डायरेक्शन से कोई ख़ास फ़र्क पड़ेगा नहीं यहाँ पे, तो इसको भी मैं चेंज कर देता हूँ r2 -r1 क्रॉस n। ठीक है क्या, तो हमारा बन गया r -r1 r2 -r1 n कैप n इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमें पता है कि अगर तीनों वेक्टर्स अगर हम ध्यान से देखें तो इसके करस्पॉन्डिंग बॉक्स अगर 0 हो रहा है तो यानी इन तीनों वेक्टर्स के कंपोनेंट्स का डिटर्मिनेंट हमारा 0 हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट r -r1 क्या बना आपके पास, x -x1, x1 क्या है यहाँ पे 2। ठीक है, फिर y -y1 तो y -2 एंड z -1। ठीक है क्या, और फिर यहाँ से आपके पास r2 -r1 तो 1 माइनस ऑफ 2 -1 हो जाएगा, -2 -2 -4 हो गया, और यहाँ पे 3 -1 2 हो जाएगा। ठीक है, और फिर n का, यानी हमारे गिवन प्लेन का जो यहाँ पे ये वाला प्लेन दिया हुआ है इसके नॉर्मल का कंपोनेंट्स। तो ये आपके पास हो गया 1 -2 एंड 3।
इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे हमें अपना आंसर मिल जाएगा। तो चलिए सिंप्लीफाई कर लेते हैं। x माइनस 2 का कोइफिशिएंट क्या आएगा आपके पास, -12 एंड +4 तो -8, ठीक है। माइनस y माइनस 2 का कोइफिशिएंट क्या बन जाएगा, -3 -2 दैट इज -5, है ना। -3 -2 दैट इज -5 एंड प्लस z माइनस 1 का कॉम्पोनेंट क्या बनेगा, 2 एंड +4, है ना। तो ये बन गया 6 इज इक्वल टू 0। तो आप चाहें तो यहाँ से नेगेटिव साइन हटा के, क्योंकि x का कोइफिशिएंट यूजुअली हम लोग पॉजिटिव रखना चाहते हैं, ठीक है क्या। तो यहाँ पे x का कोइफिशिएंट पॉजिटिव रख लेते हैं, नेगेटिव साइन हटा देते हैं। तो ये बन जाएगा 8 टाइम्स x माइनस 2, ठीक है। यहाँ नेगेटिव हटा दिया है लेकिन नेगेटिव यहाँ 5 के साथ है, तो -5 टाइम्स y माइनस 2 और -6 टाइम्स z माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है क्या। तो ये इक्वेशन बन गया। यानी कहने का मतलब कि अगर आपके पास, यहाँ से नोट करने वाली क्या बात है, नोट करने वाली बात है कि अगर प्लेन पे लाई करने वाले दो पॉइंट्स आपको पता हैं, ठीक है, प्लेन पे लाई करने वाले दो पॉइंट्स आपको पता हैं, से r1 इज इक्वल टू x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप और r2 इज इक्वल टू, ठीक है, r2 इज इक्वल टू x2 i कैप प्लस y2 j कैप एंड प्लस z2 k कैप, ठीक है। और आपको ये पता है कि इस प्लेन में लाई करने वाला कोई भी एक वेक्टर लाइंग ऑन प्लेन, वेक्टर लाइंग ऑन प्लेन और पैरेलल टू द प्लेन, और पैरेलल टू द प्लेन, अगर ये वेक्टर मान लीजिए आपके पास ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप है, तो प्लेन का इक्वेशन आप सिंपली इस डिटर्मिनेंट से निकाल सकते हैं, और वो हो जाएगा x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, ठीक है। फिर x1 माइनस x2, या फिर आप x2 माइनस x1 लिख सकते हैं, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 एंड a b c, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट बना के इक्वल टू 0, तो ये आपका आंसर हो जाएगा प्लेन का। तो प्लेन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स एंड अ वेक्टर लाइंग ऑन द प्लेन, अगर ये पता हो तो प्लेन का इक्वेशन हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 प्लेन्स आर गिवन बाय इक्वेशन दिस एंड दिस, ठीक है। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ देयर नॉर्मल्स एंड अक्यूट एंगल बिटवीन देम। तो ये तो बड़ा सिंपल सा हो गया, क्योंकि ये हमारे पास एक प्लेन दिया हुआ है, दूसरा प्लेन ये दिया हुआ है। तो प्लेन 1 का जो डायरेक्शन कोसाइन होगा उसको DC1 लिख लेते हैं, ठीक है, DC1। तो ये क्या हो गया, यूनिट वेक्टर, ठीक है, यूनिट वेक्टर हो जाएगा। तो आपके पास प्लेन का जो डायरेक्शन रेशियो, पहले डायरेक्शन रेशियो निकाल लेते हैं फिर डायरेक्शन कोसाइन निकालेंगे। डायरेक्शन रेशियो हो जाएगा 1, 2, -3। तो इसके करेस्पॉन्डिंग जो डायरेक्शन कोसाइन हो जाएगा, इसके यूनिट वेक्टर से डिवाइड कर दीजिए। तो मैग्नीट्यूड कितना हो गया, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। तो 1 स्क्वायर हो गया 1, 2 स्क्वायर हो गया 4, दोनों का सम हो गया 5 एंड प्लस 3 स्क्वायर 9, तो √14 हो जाएगा। तो इसका डायरेक्शन कोसाइन हो गया आपका 1/√14, 2/√14 एंड -3/√14, ठीक है क्या। सिमिलरली डायरेक्शन रेशियो ऑफ द सेकेंड प्लेन dr2, ये क्या हो जाएगा आपके पास 2, 1, 1। तो आपके पास DC2 हो गया, क्या हो जाएगा, अब मॉड्यूलस से डिवाइड कर देते हैं, दोनों के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं, तो 2/√6, 1/√6 एंड 1/√6, ठीक है। इसके बाद तो cos थीटा निकालना हमारे लिए बड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ही लेना है। तो ये हो जाएगा 1/√14 इंटू 2/√6, तो 2/√14 इंटू √6, तो ये क्या हो जाएगा 2√21, है ना। और प्लस अगेन 2/2√21, और यहाँ से हो गया -3/2√21। तो वैल्यू हो गई आपकी 1/2√21। तो देयरफॉर थीटा हो गया आपके पास cos इनवर्स 1/2√21,
21 और क्लियरली ये एक अक्यूट एंगल है, ठीक है, क्योंकि ऑब्ट्यूज एंगल के लिए कॉस थीटा की वैल्यू नेगेटिव आती, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो इसमें अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है इक्वेशन ऑफ अ प्लेन परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ देम थ्रू द पॉइंट दिस। अब दोनों प्लेन के परपेंडिकुलर हमें चाहिए, तो पहला प्लेन हमारे पास उसका डायरेक्शन रेशियो था 1, 2, -3, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियो 1 था 1, 2, -3, ठीक है। डायरेक्शन रेशियो 2 जो हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास क्या, 2, 1, 1, 2, 1, 1, ठीक है। तो हमारा जो नॉर्मल होगा, रिक्वायर्ड नॉर्मल, अभी अभी हमने बात करी थी कि अगर दो प्लेन आपस में परपेंडिकुलर हैं तो उनके नॉर्मल्स भी परपेंडिकुलर होंगे। तो जो नॉर्मल हमारा होगा वो इस प्लेन के और इस प्लेन के दोनों के परपेंडिकुलर, मतलब दोनों वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होगा। तो नॉर्मल हो गया, अगर इसके करस्पॉन्डिंग हम नॉर्मल n1 बोलते हैं, इसके करस्पॉन्डिंग हम नॉर्मल n2 बोलते हैं, ठीक है। तो हमारा रिक्वायर्ड नॉर्मल हो जाएगा, रिक्वायर्ड नॉर्मल ये हो जाएगा n1 क्रॉस n2, है ना। और इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो हमारा जो वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन ऑफ प्लेन आएगा वो बड़ा सिंपल सा आ जाएगा, r माइनस आर नॉट, है ना, r माइनस आर नॉट डॉट n1 क्रॉस n2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगेन ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आ गया, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट हो गया बॉक्स ऑफ r माइनस आर नॉट n1 एंड n2 इज इक्वल टू 0। हम चाहें तो इसको फिर डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो r माइनस आर नॉट कितना हो जाएगा, x माइनस 2, y माइनस 2 एंड z माइनस 1, क्योंकि ये है ना, ये r नॉट का कोऑर्डिनेट 2, 2, 1 है, r का कोऑर्डिनेट वेरिएबल पॉइंट हम लेते हैं तो x, y, z मानते हैं। तो r माइनस आर नॉट एक्स माइनस 2, वाई माइनस 2, z माइनस 1 हो गया, ठीक है। n1 क्या है, n1 हमारे पास है 1, 2, -3, है ना, और n2 क्या है 2, 1, 1। एक बार रीचेक कर लेते हैं, 1, 2, -3 एंड 2, 1, 1, ठीक है, बिल्कुल सही है। और ये इज इक्वल टू 0 हमारा आंसर हो जाएगा। सिंप्लीफाई करें तो x माइनस 2 का कोएफिशिएंट हो गया 2 इंटू 1 प्लस 3, तो ये हो गया 5, एंड देन माइनस ऑफ y माइनस 2 का कोएफिशिएंट कितना हो जाएगा, 1 इंटू 1 एंड माइनस ऑफ -6, तो ये 7 हो गया, एंड प्लस z माइनस 1 का कोएफिशिएंट आएगा आपके पास 1 इंटू 1 -4, तो ये -3 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आ गया 5x माइनस 7y माइनस 3z, कॉन्स्टेंट हो जाएगा -10, ठीक है। यहाँ से +14 तो +4 हो गया, और यहाँ से +3 तो +7 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका फाइनल इक्वेशन हो गया, ठीक है। ये याद रखिए, ये किस फॉर्म का रिप्रेजेंट करता है, प्लेन पासिंग थ्रू 2, 2, 1 एंड परपेंडिकुलर टू 2 वेक्टर्स, ठीक है। और ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर टू 2 प्लेन्स हुज नॉर्मल्स आर 1, 2, -3 एंड 2, 1, 1, ठीक है। इसको हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास मान लीजिए एक प्लेन दिया हुआ है, ठीक है, एक प्लेन दिया हुआ है, इसमें एक पॉइंट हमें पता है r0, और इस प्लेन में लाई करने वाले दो वेक्टर्स हमें पता है, से ये n1 नहीं, आप a और b भी मान सकते हैं, a और b, ठीक है। ये कुछ इसी तरीके का है। तो a क्रॉस b से आपको आपका नॉर्मल वेक्टर मिल जाएगा, n वेक्टर, ये किससे मिल जाएगा, a क्रॉस b से, और इसका आप डॉट अगर कर लिए वेरिएबल पॉइंट और गिवन पॉइंट को ज्वाइन करने वाले वेक्टर से, ठीक है, तो वो आपको 0 दे देगा। तो यानी यहाँ से आपके पास r माइनस आर नॉट, है ना, डॉट a क्रॉस b इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से आपको प्लेन का इक्वेशन। तो अभी तक जितने भी सवाल हमने किए हैं प्लेन का इक्वेशन निकालने में, ये बात तो बड़ी सिंपल सी है कि प्लेन पे हर बार हम लोग एक पॉइंट ढूंढ रहे हैं और प्लेन के परपेंडिकुलर एक वेक्टर ढूंढ रहे हैं। जैसे ही ये दोनों मिल जाए, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करके हमें 0 कर देना है, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, अगला हम देखते हैं इक्वेशन ऑफ अ प्लेन थ्रू 3 पॉइंट्स, ठीक है, 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है, और ये तीनों पॉइंट
नॉन कोलिनियर होने चाहिए, क्योंकि कोलिनियर हो जाएंगे तो फिर हम प्लेन डिफाइन कर नहीं पाएंगे। एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए प्लेन का इक्वेशन हमने लिखा था ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड इज इक्वल टू डी। हम अगर इसको ए से डिवाइड कर दें तो ये इक्वेशन बन जाएगा एक्स प्लस बी अपॉन ए वाई प्लस सी अपॉन ए जेड इज इक्वल टू डी अपॉन ए। तो अगर देखिए तो हमारे पास कितने इंडिपेंडेंट कोइफिशिएंट्स हमें निकालने पड़ेंगे। तो यहाँ पे एक कोइफिशिएंट ये, दूसरा कोइफिशिएंट ये, तीसरा वेरिएबल ये। तो अगर ये तीन वेरिएबल हमें मिल जाएं तो हम एक प्लेन को यूनिकली डिफाइन कर सकते हैं, एक प्लेन के इक्वेशन को यूनिकली डिफाइन कर सकते हैं, है ना। तो यानी तीन वेरिएबल हैं हमारे पास, तो इन तीन वेरिएबल को फाइंड आउट करने के लिए हमें थ्री इंडिपेंडेंट कंडीशंस चाहिए। थ्री इंडिपेंडेंट कंडीशंस, जैसे ही ये थ्री इंडिपेंडेंट कंडीशंस मिलेंगे हम एक प्लेन का यूनिक इक्वेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। अब ये थ्री इंडिपेंडेंट कंडीशंस अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। जैसे पिछले कुछ क्वेश्चंस में हमने देखा था कि एक पॉइंट लाई कर रहा हो प्लेन में, ठीक है, और एक नॉर्मल आपको मिल जाए तो काम हो जाएगा, या फिर एक पॉइंट लाई कर रहा हो और दो प्लेन में वेक्टर मिल जाए तो काम हो जाएगा, या फिर दो पॉइंट लाई कर रहे हो प्लेन में और एक वेक्टर हो आपके पास जो उसी प्लेन में लाई कर रहा हो तो भी काम हो जाएगा, ठीक है। तो थ्री इंडिपेंडेंट कंडीशंस चाहिए। तो उसमें यहाँ पे आपको बात समझ में आ जाएगी कि फिर मैं ये नॉन कोलिनियर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये कोलिनियर अगर होते तो आपके पास ये थ्री इंडिपेंडेंट कंडीशंस नहीं मिल पाते, ठीक है, क्योंकि ये आपस में क्या हो जाएंगे, फिर ये दोनों में एक कोरिलेशन होगा और इन दोनों में कोरिलेशन होगा, तो ये सारे कोरिलेटेड पॉइंट्स हो जाएंगे, ठीक है। तो इंडिपेंडेंट कंडीशंस फाइंड आउट करना फिर हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो उस प्लेन का इक्वेशन जो इन तीन पॉइंट से पास करता है उसका इक्वेशन हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। वेक्टर फॉर्म में अगर हम समझना चाहें तो बहुत आसान है समझना। जैसे मान लीजिए ये हमारा प्लेन हो गया, ठीक है, इस पे लाई करने वाले तीन पॉइंट्स हैं, से ये R1, ये R2 और ये R3, तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, हमें पहले तो दो वेक्टर बनाने पड़ेंगे इन द प्लेन, और उन वेक्टर्स का अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट ले लेते हैं, ठीक है, तो जैसे मान लीजिए हमने एक ये वेक्टर बनाया और एक ये वेक्टर बनाया, ये दो वेक्टर्स बनाए, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट अगर हम ले लेते हैं तो हमारे पास हमारा नॉर्मल मिल जाएगा। तो यानी हमारा नॉर्मल हो जाएगा R2 माइनस R1, है ना, क्रॉस R3 माइनस R1, ठीक है, ये हमारा नॉर्मल हो गया। और एक कोई भी वेरिएबल पॉइंट हम R लेंगे, कोई भी गिवन कांस्टेंट पॉइंट से हम लोग क्या करेंगे, या गिवन पॉइंट से हम लोग ज्वाइन करके एक वेक्टर बना लेंगे। तो प्लेन पे लाई करने वाला वेरिएबल वेक्टर हमारे पास जो हो गया वो R माइनस R1 हो गया, है ना। और इसका अगर हम डॉट लेते हैं n के साथ तो हमारा आंसर आ जाएगा 0, ठीक है। और इसी से हम प्लेन का इक्वेशन निकाल सकते हैं। यहाँ से अगर हम देखें तो ये लिखा हुआ है R माइनस R1 डॉट, यहाँ से हो जाएगा R2 माइनस R1 क्रॉस R3 माइनस R1। तो ये क्या हो गया, अगेन एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, यानी आपके पास R माइनस R1 बॉक्स R2 माइनस R1 एंड R3 माइनस R1 इज इक्वल टू 0। और अगर ध्यान से देखिए तो ये और कुछ नहीं इसी बॉक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा अप्रोच है। आइए और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंटरसेप्ट फॉर्म। अब जैसे लाइन 2D में याद कीजिए, इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म हमने पढ़ा था, सेम उसी तरीके से हम लोग इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ अ प्लेन भी लिखते हैं। तो जैसे मान लीजिए एक्स इंटरसेप्ट हमें ए दिया हुआ है, वाई इंटरसेप्ट हमें बी दिया हुआ है और जेड इंटरसेप्ट हमें सी दिया हुआ है। यानी कहने का मतलब हमें प्लेन पे तीन पॉइंट्स पता हैं, ए, बी और सी, ठीक है। तीन पॉइंट्स पता है, तो इन तीन पॉइंट्स का से पास होने वाले प्लेन का इक्वेशन हम कुछ इस फॉर्मूले से डिराइव कर सकते हैं। और डिराइव करके जब फिर सिंप्लीफाई करेंगे तो प्लेन का इक्वेशन बड़ा सिंपल सा एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इज इक्वल टू 1 के फॉर्म में आ जाएगा। याद करिए स्ट्रेट लाइन हम जब 2D में पढ़ते थे तो उस केस में भी इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन जिसका x इंटरसेप्ट a और y इंटरसेप्ट b होता था, वो हो जाता सिंपली हो जाता था x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1, ठीक है।
कुछ बातें नोट कर लेते हैं हम लोग। वेक्टर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, अगर मान लीजिए आपके पास कोई ट्राइंगल है, ठीक है, ए बी और सी, ये हमने वेक्टर में भी पढ़ा था, ठीक है। तो वेक्टर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, इनफैक्ट ये इसी ट्राइंगल की बात हो रही है, यहाँ पे नए ट्राइंगल की बात नहीं हो रही है, ये इसी ट्राइंगल की बात हो रही है जो ए बी सी ये ट्राइंगल दिया हुआ है। इसका अगर वेक्टर एरिया देखें तो हम क्या करेंगे, बड़ा सिंपल सा, ये जो फेस आपको दिख रहा है, ये फेस, इसका एरिया, ये फेस जो दिख रहा है इसका एरिया, और ये वाला फेस जो दिख रहा है इसका एरिया, इन तीनों को ऐड कर दीजिए तो आपके पास एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल बन जाएगा। तो अगर इस वाले फेस के एरिया के बारे में बात करें, इस वाले फेस के एरिया के बारे में, तो इसका साइड लेंथ एक ये आपका बी दिया हुआ है और ये आपका ए दिया हुआ है, तो इस ट्राइंगल का एरिया हो गया हाफ ए बी, और इसका जो डायरेक्शन होगा एरिया का वो कुछ इस तरफ से इस तरफ होगा, यानी जेड एक्सिस की तरफ होगा। तो ए बी का जो डायरेक्शन होगा वो जेड एक्सिस की तरफ होगा, तो ये एरिया इसके करस्पॉन्डिंग बन गया ए बी बाई 2 टाइम्स के, है ना। सिमिलरली इस वाले एरिया की बात करेंगे तो ये लेंथ आपके पास सी है, ये लेंथ ए है, तो इसका एरिया हो जाएगा हाफ ए सी, लेकिन डायरेक्शन किस तरफ होगा, वाई एक्सिस की तरफ, तो ये जे। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास सीधे सीधे हमारा एरिया हो जाएगा, देखिए हमने बात करी थी ए बी, इसका कंपोनेंट किधर था, जे के एक्सिस की तरफ, मतलब जेड एक्सिस की तरफ, तो ए बी टाइम्स के, सिमिलरली बी सी टाइम्स आई, सी ए टाइम्स जे, तो ये आपका एरिया ऑफ द ट्राइंगल हो जाता है। ये बात समझ में आई। और इसका अगर हम मैग्नीट्यूड निकालें तो सिंपली क्या करेंगे, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड आप लिख लेंगे, तो ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर, एक्स कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कॉम्पोनेंट का स्क्वायर प्लस जेड कॉम्पोनेंट का स्क्वायर, स्क्वायर रूट के अंदर आपका एरिया ऑफ द ट्राइंगल हो जाएगा, ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। नॉर्मल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, नॉर्मल फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास एक प्लेन दिया हुआ है, प्लेन का नॉर्मल हमें पता होता है, ठीक है, ऑरिजिन हमें पता होता है, और ऑरिजिन से इस प्लेन का डिस्टेंस पता होता है डी, ठीक है, ऑरिजिन से इस प्लेन का डिस्टेंस पता होता है डी। तो हम फिर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन कैसे लिखें, तो बड़ा सिंपल सा है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। हम प्लेन पे कोई भी एक वेरिएबल पॉइंट मान लेते हैं, ये आर हमारा वेरिएबल पॉइंट हो गया, ये ऑरिजिन है हमारे पास, तो ये जो वेक्टर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, आर। ये नॉर्मल है हमारा, तो अगर ध्यान से देखें तो इस वेक्टर आर का इस नॉर्मल पे जो प्रोजेक्शन निकालेंगे, यही तो ये डिस्टेंस डी को रिप्रेजेंट करता है ना। यानी प्रोजेक्शन ऑफ दिस वेक्टर आर ऑन द नॉर्मल गिव्स यू द वैल्यू ऑफ डी, और प्रोजेक्शन ऑफ आर ऑन नॉर्मल हम कैसे निकालते हैं, आर डॉट एन कैप, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, डी। यही नॉर्मल फॉर्म में आपका इक्वेशन ऑफ प्लेन हो जाता है, आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी, जहां एन कैप इज द यूनिट वेक्टर along नॉर्मल, यूनिट वेक्टर along नॉर्मल, ठीक है, और डी आपका है डिस्टेंस ऑफ ऑरिजिन फ्रॉम द प्लेन, डिस्टेंस ऑफ ऑरिजिन फ्रॉम द प्लेन, ठीक है क्या, ओके। तो ये आपका नॉर्मल फॉर्म हो जाता है। यहाँ पे क्लियरली कुछ चीजें लिखी हुई हैं, n इज द यूनिट वेक्टर पॉइंटिंग फ्रॉम ऑरिजिन टुवर्ड्स द प्लेन एंड परपेंडिकुलर टू इट, नॉर्मल है तो परपेंडिकुलर होगा ही, d इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ऑरिजिन, ठीक है। और ये जो n कैप है, पोजीशन वेक्टर ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ऑरिजिन टू द प्लेन, तो इक्वेशन हमारे पास इस फॉर्म में हमेशा आ जाता है। एल एम एन हमने इसलिए लिया है क्योंकि ये डायरेक्शन कोसाइन को रिप्रेजेंट करता है, और सिंस नॉर्मल हमने इक्वेशन लिखा था आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी, तो ये यूनिट वेक्टर है, तो यहाँ से एल आई एम जे प्लस एन के, ये एक यूनिट वेक्टर को ही रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो चलिए कुछ सवाल करते हैं। सवाल ये है कि कन्वर्ट द गिवन इक्वेशन इनटू नॉर्मल फॉर्म एंड फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन एंड डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन, ठीक है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द नॉर्मल एंड डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन। तो सबसे पहले तो हमको इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो नॉर्मल फॉर्म हमारा होता है आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी के फॉर्म में, ठीक है, आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी के फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे आर डॉट एन तो लिखा हुआ है ना, लेकिन एन कैप नहीं लिखा हुआ है। अच्छा, एक और बात यहाँ पे ध्यान देंगे,
एक और बात यहाँ पे ध्यान ये देंगे कि ये जो d है ना, ये d डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। ये d किसको रिप्रेजेंट करता है? डिस्टेंस। तो ये हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ये क्या होगा? पॉजिटिव होगा। ये हम ध्यान में रखेंगे। यहाँ पे लिखा भी हुआ है d ग्रेटर दैन 0। ठीक है, ऑलराइट। तो आइए इसको कन्वर्ट करते हैं। तो हम इसको पहले लिखते हैं r डॉट, ठीक है, 6i माइनस 3j एन माइनस 2k इज इक्वल टू -1। तो सबसे पहले तो हमें इसको -1 को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, माइनस से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये r डॉट, इस माइनस को हम इस वेक्टर में ट्रांसलेट कर देते हैं। तो ये आ जाएगा -6i प्लस 3j एन प्लस 2k, है ना, और इज इक्वल टू 1 हो गया। अब हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है? यूनिट वेक्टर में। तो इसके मैग्नीट्यूड से हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड से आइए डिवाइड करते हैं। तो ये रूट ओवर 6 स्क्वायर यानी 36, 3 स्क्वायर यानी 9 एंड 2 स्क्वायर यानी 4। और यहाँ पे भी हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा 36 प्लस 9 प्लस 4 से, जो कि 49 बनता है, और इसकी वैल्यू स्क्वायर रूट की हो जाती है 7। तो r डॉट -6i प्लस 3j प्लस 2k, 7 से डिवाइड करेंगे तो अपॉन 7 अपॉन 7 अपॉन 7 इज इक्वल टू 1 अपॉन 7। ठीक है, तो यहाँ से क्लियरली हमारे पास जो नॉर्मल का यूनिट वेक्टर हो जाएगा वो क्या होगा? -6/7 आई कैप, ठीक है, प्लस 3/7 जे कैप एंड प्लस 2/7 के कैप। ठीक है, तो देयरफॉर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द नॉर्मल हो गया हमारा -6/7, 3/7 एंड 2/7। एंड डिस्टेंस कितना हो गया? डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन हो गया हमारा 1/7, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कंटिन्यू करेंगे और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेन्स और उसके करस्पॉन्डिंग क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट, कीप स्टडिंग हार्ड, कीप वर्किंग हार्ड, अपने आप पे भरोसा रखिए और अपनी मेहनत पे भरोसा रखिए। फाइनली रिजल्ट हमेशा अच्छा होगा। कीप इंजॉइंग द लर्निंग प्रोसेस। जब आप लर्निंग प्रोसेस को इंजॉय करेंगे तो ये आपके लिए बहुत सरल हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द बेस्ट।